अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल या सेल डिवीजन के नाम से ये चैप्टर हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लाजमी तौर पर क्वेश्चन आना होता है, चाहे एग्जाम हो लेक्चरर बॉटनी का, लेक्चरर बायोलॉजी का या लेक्चरर जोलॉजी का। इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बायोलॉजी की जितनी भी सीट्स आती हैं, इस चैप्टर में से कम 2-3 एमसीक्यूज लाजमी तौर पर शामिल होते हैं। यानी कि ये आपके पक्के नंबर हैं अगर आप ये हासिल करना चाहें तो। ये चैप्टर जो है इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन टेक्निकली इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं और डिटेल में हम हर एक टॉपिक को इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, और जितने भी क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल साइकिल क्या है। ये एक ओवरऑल ओवरव्यू की वीडियो है जिसमें हम सेल साइकिल का जस्ट ओवरव्यू लेंगे। जहां तक ताल्लुक है कि सेल साइकिल के अंदर जो माइटोसिस और मियोसिस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट या डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं, उन पर हम इंशाल्लाह डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम एक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये बहुत सारे इवेंट्स की एक पूरी सीरीज है जो एक सेल के बनने से शुरू होती है, फिर उसकी ग्रोथ, फिर उसकी मैच्योरेशन और फिर उसकी सेल डिवीजन तक जारी रहती है। यानी कि एक सेल के अपने बनने से लेकर उसके आगे नए सेल्स बनाने तक जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। और दुनिया में जितनी भी चीजें ग्रो करती हैं, जितनी भी चीजें डेवलप करती हैं, या जितने भी हमारे बॉडी टिश्यूज रिपेयर होते हैं, उसके लिए सेल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। यानी कि कोई भी लिविंग बॉडी जब भी न्यू सेल्स बनाना चाहेगी तो किस प्रोसेस से गुजरेगी? वो सेल साइकिल या सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरेगी। अब होता क्या है इसका मकसद सेल साइकिल का? इसका मकसद ये होता है कि बिल्कुल पेरेंट सेल के जैसे डॉटर सेल्स बनाए जाएं ताकि वो आगे चल के ग्रोथ का हिस्सा बन सके या फिर रिपेयरिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सके। ड्यूरेशन की बात करें तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में सेल साइकिल की ड्यूरेशन ह्यूमंस के लिए 24 आवर्स लिखी होती है और यीस्ट के लिए 90 मिनट्स लिखी होती है। लेकिन दर हकीकत हमारी बॉडी के सारे सेल्स एक जैसे नहीं है। यानी कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके नर्व सेल्स भी वैसे होंगे जिस तरह मसल सेल्स होंगे, और रेड ब्लड सेल्स भी वैसे होंगे जिस तरह व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे? ऐसा नहीं है। फिर पौधों में सेल्स की बहुत सारी टाइप्स है। अगर सेल्स में इतना डिफरेंस है तो डेफिनेटली उनकी सेल डिवीजन में भी कमोबेश कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। तो ऑन एवरेज अगर हम कहना चाहें तो हम 24 आवर्स कह सकते हैं फॉर अ टिपिकल ह्यूमन स्किन सेल। लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, हमारा इसमें एक टॉपिक भी आ रहा है आगे जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन में डिफरेंस है मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान, वो हम उसके अंदर देखेंगे। तो अगर जनरली आपसे पूछा जाता है ह्यूमंस के अंदर एक सेल साइकिल की ओवरऑल ड्यूरेशन, वो आप 24 आवर्स ही बताएंगे एक टिपिकल ह्यूमन सेल की। और अगर यीस्ट के लिए ये पूछा जाता है तो आप ये 90 मिनट्स बताएंगे। यही दो बातें एग्जैक्टली आपकी टेक्स्ट बुक्स में लिखी हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से आप इसे ठीक मान सकते हैं। अब एक सेल साइकिल में होता क्या है? एक सेल साइकिल में हम कहते हैं कि एक नया सेल बना है, यहां से एक नए सेल के बनने का आगाज हुआ, तो एक नया सेल बना है, उसके बाद उसकी पूरी ग्रोथ होती है, एक पूरी फेज होती है जिसे G1 फेज या ग्रोथ 1 फेज या गैप 1 फेज कहते हैं। तो इस दौरान सेल अपने साइज में इजाफा करता है, बड़ा होता है। फिर अगली एक फेज आती है जिसमें एक सेल अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है, इसे एस फेज यानी कि सिंथेटिक फेज कहते हैं। और उसके बाद अगेन सेल अपनी प्रोटीन्स पूरी करता है, अपने ऑर्गेनेलिज अगर डुप्लीकेट करने हैं, बढ़ाने तादाद में वो बढ़ाता है, दैट फेज इज नॉन एज G2 फेज। तो ये जो सारी फेज है जिसमें एक सेल ग्रो कर रहा है, मेच्योर हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, ये सेल साइकिल की पहली और सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली फेज है जिसे इंटरफेज कहते हैं। इसमें G1, एस फेज और G2 तीन फेजेस आती हैं, इनकी डिटेल भी आगे चल के हम देखेंगे। और उसके बाद फाइनली सेल डिवाइड हो जाता है एक फेज में जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को आगे हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हमें डिटेल देखनी है इंटरफेज की। तो मेन फेजेस जो है सेल साइकिल की, उसमें पहली फेज इंटरफेज है जिसे प्रिपरेशन फेज कहते हैं। अब अगर आप लोग कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी फ्लो शीट बनाता हूं कि सेल साइकिल में बेसिकली दो फेजेस हैं।
एक फेज जिसमें सेल डिवाइड होने की तैयारी कर रहा है उसे इंटरफेज कहते हैं, और एक जिसमें डिवाइड हो रहा है उसे एम फेज या माइटोटिक फेज कहते हैं। इंटरफेज की आगे 3 फेजेस होती हैं, G1, S और G2, और एम फेज की यानी कि माइटोसिस की आगे 2 फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो 2 फेजेस आती हैं ये मतहत होती हैं माइटोसिस के। अब सबसे पहले हमें देखना है इंटरफेज को, जिसे हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं। तो इसमें ये G1 और G2 ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2 फेजेस कहलाती हैं, या फिर गैप 1 और गैप 2 फेजेस कहलाती हैं। तो इसको बड़ा आसान है समझना। देखें, एक फेज है सिंथेटिक फेज और एक है माइटोटिक फेज। तो सिंथेटिक फेज की जो तैयारी है वो G1 फेज में होती है, और माइटोटिक फेज की जो तैयारी है वो G2 फेज में होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो बाकी चीजें समझना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, एस फेज वो फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होनी है, डीएनए की डुप्लीकेशन होनी है, एक डीएनए की जैसा नया डीएनए बनना है। तो उससे पिछली फेज में क्या तैयारी होनी चाहिए? उससे पिछली फेज में एक तो सेल को ग्रो करना चाहिए, अपने ऑर्गेनेलिस तादाद में बढ़ाने हैं तो वो बढ़ाने चाहिए, और वो तमाम एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो रिक्वायर्ड हैं एस फेज में वो सेल को लाजमी तौर पर तैयार कर लेनी चाहिए G1 फेज में। इसी तरह माइटोटिक फेज वो फेज है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं, माइटोटिक अपरेटस एस्टैब्लिश करना है, सारी चीजें कंप्लीट करनी है और सेल को डिवाइड होना है। तो उससे पहले वाली फेज में सेल को अपनी ग्रोथ कंप्लीट करके स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें यहां पर कंप्लीट की जाएंगी, और डीएनए रेप्लिकेशन में अगर पीछे कोई एरर आए हैं तो वो एरर यहां पर रिमूव किए जाते हैं। तो ये हमारे पास फेजेस बन जाती हैं G1, S, G2 और M। इनमें से जो G1 फेज, S फेज और G2 ये 3 फेजेस आती हैं इंटरफेज में। एक और फेज भी होती है जिसे हम G0 फेज कहते हैं। अगर एक सेल डिवाइड नहीं होना चाहता तो वो G1 फेज के दौरान एक नॉन डिवाइडिंग फेज में एंटर हो जाता है जिसे हम G0 फेज कहते हैं, और ये फेज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाली फेज होती है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। ये फेजेस बहुत कंट्रोल्ड होती हैं, इनके कंट्रोल प्रोसीजर या चेक पॉइंट और रेगुलेशंस भी हमारे इस टॉपिक का डिटेल्ड पार्ट है, तो वो भी हम आगे चलकर देखते जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरफेज की हम पहली फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज G1 फेज। इसको आप कहेंगे फर्स्ट गैप फेज। ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन आपकी जो बुक्स में लिखी होती है वो 9.5 आवर्स लिखी होती है, लेकिन ये सबसे लेंथी फेज है। किसी भी सेल डिवीजन के प्रोसेस में जो फेज सबसे ज्यादा टाइम लेती है, टाइम टेकिंग फेज होती है, वो G1 फेज होती है, और ये 11 आवर्स और सम टाइम ये कई दिनों तक भी जारी रहती है मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। लेकिन हम एक टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो 11 आवर जो है वो एक सिक्योर नंबर है। सेलुलर एक्टिविटी क्या होती है, अब हम काउंट करेंगे। नंबर 1, सेल अपनी ग्रोथ करता है। नंबर 2, इसके साइज में इजाफा होता है। ये दोनों पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है कि प्राइमरी ग्रोथ और साइज में इजाफा मिलती जुलती चीजें हैं। तीसरे नंबर पर सेल इस फेज के दौरान बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है, आरएनए बनाता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। फिर इसके अलावा सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, दे आर डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड से भी अगर हम अच्छा वर्ड यूज करना चाहें, दे आर रेप्लिकेटेड। डुप्लीकेटेड का मतलब होता है सिर्फ 2 कॉपीज बनाना, रेप्लिकेटेड का मतलब होता है ज्यादा कॉपीज भी बन सकती हैं। तो यहां पर डेफिनेटली इसकी ज्यादा कॉपीज बनती हैं। तो ये सेलुलर लेवल पर ये 4 इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं। अगर हम बायोकेमिकल लेवल पर बात करें तो बहुत सारी चीजों की बायोसिंथेसिस हो रही होती है और बहुत हाई लेवल की एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही होती है। तो ये एक सेल है G1 फेज में, अभी इंटरफेज में है। इसकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है, अंदर न्यूक्लियोलस सही सलामत है, उसके बाहर जो क्रोमेटिन है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक अभी मौजूद है। तो यहां पर जस्ट ऑर्गेनेलिज की तादाद में इजाफा हो रहा है और सेल ग्रो कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम अपने अंदर ला रहा है ताकि उसको यूज किया जा सके। ये सारे काम कहां पे होने होते हैं? G1 फेज में। और सेल ध्यान रखता है क्या ये सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल G1 फेज में सेल साइज काफी होना जरूरी है, सेल की प्रॉपर ग्रोथ और ग्रोथ फैक्टर्स का होना जरूरी है, डीएनए का डैमेज ना होना, डीएनए को संभाल के रखना जरूरी है, और प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स जमा करना जरूरी है।
अगर ये सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो रहा है तो G1 फेज अच्छे से कंप्लीट होगी और सेल नेक्स्ट फेज में मूव कर जाएगा, दैट इज नोन एज एस फेज। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स अच्छे से नहीं हो पा रहे तो फिर क्या होगा, यहां पर एक चेक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं G1 to S चेक पॉइंट या जस्ट G1 चेक पॉइंट भी कहते हैं। इस चेक पॉइंट पर फिर सेल एक दफा अपनी एक्टिविटी को हाल्ट करके जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज है उनको दूर करता है, फिर आगे प्रोसीजर को बढ़ाता है। तो ये हमारे पास कौन सी फेज बनेगी, G1 फेज। तो G1 फेज जो होती है इसमें एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट R पॉइंट होता है जिसे हम G1 S चेक पॉइंट कहते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स को चेक करके आगे भेज देता है। अगर सेल इस फेज पर एग्जिट करना चाहिए सेल साइकिल को, यानी कि अगर सेल फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहते तो नॉन डिवाइडिंग फेज में चले जाएंगे, एक क्विसेंट स्टेट में चले जाएंगे, दैट इज नोन एज G0 फेज। ये नॉन डिवाइडिंग फेज होती है। खैर G1 से सेल क्रॉस कर गया और मूव कर गया एस फेज में, यानी कि सिंथेटिक फेज में। अब सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज क्या होती है, आपकी बुक्स में इसकी ड्यूरेशन लिखी होती है 10 आवर्स। 10 आवर्स भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ओवरऑल कंपेयर करना चाहें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये G1 फेज से थोड़ी कम फेज होती है। ये ऑलमोस्ट 8 घंटों की या 9 घंटों की फेज होती है और इस दौरान क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इंटरफेज की, जिसमें सारा डीएनए सारा जीनोम रेप्लिकेट किया जाता है। तो बायोकेमिकल इवेंट कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन किस अंदाज में होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है सेमी कंजर्वेटिव वे में। अब सेमी कंजर्वेटिव वे को आप लोग अच्छे से जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इस तरीके से डीएनए है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, तो जब इसने डुप्लीकेट होना है तो 2 स्ट्रैंड बनने हैं। अब दोनों स्ट्रैंड के पास एक एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल होगा और एक एक जो स्ट्रैंड होगा वो न्यू बनेगा। तो इस तरह के मॉडल को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये यहां पे हो रहा है। तो एट द स्टार्ट ऑफ एस फेज ह्यूमन सेल हैज 46 सिंगल क्रोमोसोम एंड एट द एंड ऑफ एस फेज ह्यूमंस हैव 46 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, यानी कि एस फेज से पहले हमारे पास इस तरह के 46 क्रोमोसोम्स हैं और एस फेज के एंड पर हमारे पास इस तरह के 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब हम इसके कोर नॉलेज की तरफ जाते हैं। अब आप लोगों का एक कॉमन सा एतराज होना चाहिए कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स नहीं 23 पेयर्स हैं, लेकिन आप याद रखें कि आपके पास जो हर पेयर का क्रोमोसोम आया है वो एक फादर से आया है और एक मदर से आया है। तो आपके पास अगर क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी ये है और दूसरी कॉपी ये है तो ये एक जैसी नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ फर्क होंगे। तो जब डुप्लीकेशन की बारी आएगी तो ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा और ये वाला जो क्रोमोसोम होगा ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। तो आपके पास जो क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 क्रोमैटिड थे दोनों अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो ये कंडीशन इन आइडियल वे आपको किस तरीके से दिखाई देगी, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि अगर आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 2 अदद हैं इस तरीके से, एक आपके पास फादरली कॉपी है एक आपके पास मदरली कॉपी है, तो डुप्लीकेट होने के बाद ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगे कि ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा, यानी कि जो फादर क्रोमोसोम होगा जो फादर क्रोमैटिड होगा अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा और जो मदर क्रोमोसोम होगा वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा। अब यहां पर सिचुएशन ये बनी कि आपके एक क्रोमोसोम की ही कॉपी हुई है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 की अब आपके पास 2 कॉपीज बन गई हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 1 के एक क्रोमैटिड की भी 2 कॉपीज होगी दूसरे की भी 2 कॉपीज। तो अब जब हमने कहा था कि अगर आपके पास एस फेज के शुरू में 46 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि इसको अलग काउंट करेंगे इसको अलग, तो एंड पर आपके पास क्या होंगे 46 डबल क्रोमोसोम्स होंगे। ये वाला भी डुप्लीकेट हो गया और ये वाला भी डुप्लीकेट हो गया। यही तरतीब हमें फायदा देती है। जब आगे चल के आप माइटोसिस में मेटाफेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये अलग हो रहा है ये अलग हो रहा है ये अलग हो रहा है ये अलग हो रहा है। तो न्यू सेल्स को एक कॉपी इधर से मिल रही है एक इधर से मिल रही है और दूसरे सेल को एक कॉपी इधर से मिल रही है और दूसरी इधर से मिल रही है। तो इस वे में ये डिवीजन मूव करती है। तो एक क्रोमोसोम की जो 2 कॉपीज होती हैं उनको आपस में कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स और एक क्रोमोसोम नंबर 1 की कॉपी क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगी। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में
जुड़े होते हैं। किस पॉइंट पर? सेंट्रोमियर के पॉइंट पर एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन उनको आपस में जोड़ रही है, उसको हम कहते हैं कोहेसिन प्रोटीन, और उस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर रीजन। तो ये हमारे पास एस फेज है। तो एस फेज के दौरान आप लोग ये देख सकते हैं कि ये पेयर आपके पास कई तरह के बने हुए हैं। तो ये आपके पास बिफोर एस फेज है या आफ्टर एस फेज है। तो इस तरीके से अब एस फेज अगर बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से हो गई है तो सेल चला जाता है नेक्स्ट फेज में, जिसे कहते हैं G2 फेज में। एस फेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए, डीएनए डुप्लीकेट हो गया। दूसरा एक अहम तरीन इवेंट जो हम एस फेज को पढ़ते हुए इग्नोर कर जाते हैं, वो ये होता है कि सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट कर जाता है। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम को सेंट्रोमियर के साथ नहीं आपने कंफ्यूज करना। सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहां पर दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ रहे हैं। लेकिन सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम आपके पास असल में सेंट्रियूल्स का सेट है जो न्यूक्लियस के बाहर पड़ा है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, तो हम इसके करीब यहां पर ये बना देते हैं, हम कहते हैं ये एक सेंट्रियूल का पेयर है। तो ये पूरा पेयर डुप्लीकेट हो जाएगा, तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होगी, सेल ग्रोथ जारी रहेगी, हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा सारी बनेगी ताकि आगे जो क्रोमोसोम्स का बनने का प्रोसीजर है वो भी निभाया जा सके। तो वो यहां पर हो रहा होता है एस फेज में। तो सेंट्रोसोम्स जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं, ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। इसके बाद इससे नेक्स्ट फेज आती है सेकंड गैप फेज, जिसे हम G2 फेज कहते हैं। ये कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है। आपकी बुक्स में मोस्टली इसकी ड्यूरेशन 4.5 आवर्स या फिर 4 आवर्स लिखी होती है, या तो ये या फिर ये दोनों में से कोई एक लिखी होती है। इसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है फाइनल ग्रोथ के लिए, और फाइनल डिवीजन के लिए जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो यहां पर इसी फेज में इकट्ठे किए जाते हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं? एक तो यह है कि वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बन जाएंगी जो माइटोसिस के लिए चाहिए, जिस तरह की ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जिसने आगे चल के माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। स्पिंडल फाइबर्स को भी अभी हम देख लेंगे। सेल की ग्रोथ प्रॉपरली करवानी है, सेंट्रोसोम्स को फाइनली प्रिपेयर कर लेना है, और यहां पर फिर एक चेक पॉइंट लगेगा जिसे हम बोलेंगे, ये G2 खत्म हो रही है ना, तो G2/M चेक पॉइंट, कि G2 से M फेज में जाने के लिए जो पॉइंट होगा उसे हम G2 to M चेक पॉइंट कहेंगे। इस फेज में क्या होता है? G2 फेज में इसमें फाइनल प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की, लगातार ग्रोथ होती है, ऑर्गेनेलिस बनाए जाते हैं, प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, और सेकेंडरी चेक लगता है। तो G1 फेज से चल के हम आए थे एस फेज में, एस फेज से चल के जाएंगे G2 फेज में, और G2 फेज के एंड पर आपके पास माइटोटिक फेज जो होगी वो चलेगी। तो ये सारी फेजेस अगर कंप्लीट होंगी तो अच्छे से सेल डिवाइड हो सकेगा। तो सेल साइकिल का एक बहुत अहम तरीन पार्ट क्या है? इंटरफेज है। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तीनों फेजेस का, G1 का, S का और G2 का। G1 को हम फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, S फेज को सिंथेसिस फेज, और G2 को सेकंड गैप फेज कहते हैं। G1 फेज को ग्रोथ फेज भी कहते हैं, G2 को फाइनल प्रेप फेज भी कहते हैं। G1 की वेरिएबल है ड्यूरेशन, लेकिन 11 घंटे ऑन एवरेज। S फेज की 6 to 8 आवर्स है, लेकिन मोस्टली 8 आवर्स। G2 की 2 से 4 आवर्स है, लेकिन मोस्टली 4 आवर्स। की इवेंट्स क्या है? G1 फेज में सेल ग्रोथ होती है, डिसीजन टू डिवाइड होता है कि सेल को डिवाइड होना है। अगर सेल G1 से S फेज की तरफ चल पड़ा तो डिवीजन के प्रोसेस पे चल पड़ेगा। G2 ने तो फाइनल बताना है ना कि डिवाइड होना है या नहीं होना, लेकिन डिसीजन जो डिवीजन का है वो G1 में हो जाता है। S फेज में रेप्लिकेशन होती है, G2 में माइटोसिस की प्रिपरेशन। G1 में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, S के एंड पर डबल हो जाते हैं, और G2 में डबल ही होते हैं। G1 में जो डीएनए कंटेंट होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2 टाइम्स होता है। हर क्रोमेटिड की 2 कॉपीज होती हैं, हर क्रोमोसोम की, एक फादर से एक मदर से। एस फेज में वो डुप्लीकेट हो जाती है 4 कॉपीज, यानी कि आपको फादर से जो एक कॉपी मिली थी वो भी 2 हो गई, आपको मदर से जो एक कॉपी मिली थी वो भी 2 हो गई। तो 23 क्रोमोसोम जो आपको फादर से मिले थे उनके 23 पेयर्स बन जाएंगे, और मदर से जो 23 क्रोमोसोम मिले थे उसके भी 23 पेयर्स बन जाएंगे। तो अब आपके पास सेल्स में 23 पेयर्स और 23 पेयर्स जमा हो जाएंगी। की एक्टिविटी G1 फेज में प्रोटीन और ऑर्गेनेलिस सिंथेसिस है, हाई मेटाबॉलिक रेट। G2 फेज में डीएनए पॉलीमरेज की कॉपीज, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, ये सब कुछ यहां पे होता है। और G2 में सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब कुछ होता है। जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद सेल चला जाता है अपनी डिवीजन की फेज में, जिसे हम माइटोटिक फेज कहते हैं।
माइटोटिक फेज में हमारे पास 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज इब्तदाई फेज है, मेटा मॉडरेट मिडल फेज है, एनाफेज सेपरेटिंग फेज है, एना का मतलब सेपरेशन होता है और टीलो का मतलब टेल फेज होता है। तो 4 फेजेस हैं। अच्छा, माइटोसिस का मतलब ही थ्रेड से है, तो ये डिवीजन फेज है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं प्रॉपर्ली थ्रेड्स की फॉर्म में नजर आते हैं। ये आधे घंटे से 1 घंटे के दरमियान जो होता है वो इसका ओवरऑल टाइम होता है। इस पर हमारा डिटेल लेक्चर मौजूद है माइटोसिस पर, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो होगा क्या, होगा ये कि इंटरफेज में जो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो यहां पर पहली फेज में टूटना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होकर ऑपोजिट पोल्स में पहुंचते हैं और माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। ये सारी फेजेस होती हैं इंटरफेज से प्रोफेज में। फिर यहां पर और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाता है, साइटोस्केलेटन ब्रेक हो जाता है, ये सारे इवेंट्स यहां पे हो रहे होते हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आती है जिसमें सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पर पहुंचकर अपना माइटोटिक अपरेटस फुल स्टैब्लिश कर लेते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेंटर में आकर अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर, जिसे इक्वाटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि जो काइनेटोकोर फाइबर जिनको साइडों से पकड़े होते हैं वो पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके दरमियान मौजूद कोहेसिन के लिंकेज को ब्रेक करते हैं और एक एक क्रोमेटिड इधर, एक एक क्रोमेटिड इधर। टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप अंदर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, तो एक सेल के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। तो ये फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना है, ये दोबारा से बन जाना, ये साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये साइटोकाइनेसिस में भी बड़ी वेरिएशन है, आगे चल के देख लेंगे। प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हुई थी वो यहां पे बन जाती है, न्यूक्लियोलस खत्म हुआ था यहां पे बन जाता है, माइटोटिक अपरेटस एस्टैब्लिश हुआ था यहां पे खत्म हो जाता है, सेंट्रियोल 2 हो गए थे, दोनों के पास एक एक रह गया। ये क्रोमोसोम यहां पे दोबारा से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फेजेस हैं माइटोसिस की। इसमें साइटोकाइनेसिस भी आता है, इसका ये कंपैरिजन भी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस पर डिटेल्ड लेक्चर है तो हम इसके कंपैरिजन पर यहां नहीं जाते। हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की कि प्लांट सेल अगर डिवाइड होता है तो अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है, यानी कि सेल प्लेट। और अगर एनिमल सेल डिवाइड होता है तो क्या बना रहा है, क्लीवेज फरो, अंदर की तरफ क्लीवेज बनती है और एक सेल के 2 सेल्स बन जाते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जिसे रूटीन में ऐसा होना चाहिए था, जब ये अंदर को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है इस तरीके से, ये इधर से अंदर को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो ये क्लीवेज बन जाती है, जो इस तरह से होते हुए फाइनली इसको 2 अलग अलग सेल्स में तकसीम कर देती है। अच्छा, इसके बाद ये इसकी साइटोकाइनेसिस का फर्क आ रहा है। ये एनिमल सेल है तो ये इसमें क्लीवेज फरो बन रही है, 2 सेल्स बन गए। प्लांट्स में क्या होता है कि सेल के सेंटर में ऐसे बहुत सारी सब्सटेंसेस आके जमा हो जाती हैं जो इब्तदाई मेम्ब्रेन और इब्तदाई वॉल बना सकती हैं। ये गोल्जी वेसिकल्स होते हैं एक्चुअली, जो आकर यहाँ पर सेंटर में इकट्ठे होते हैं और प्लास्टिड बनाते हैं, पहली मेम्ब्रेन बना देते हैं, जिसके अंदर की तरफ यहां पर अगर ये मेम्ब्रेन बन रही है तो इसके साइड्स पर दोबारा से वॉल्स बन जाती हैं और एक सेल से दोबारा 2 न्यू सेल्स बन जाते हैं। तो ये प्लांट्स में होता है। ये साइटोस्केलेटन का मामला था। अब हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सेल साइकिल का ओवरव्यू कंप्लीट हो गया, चेक पॉइंट्स की बात करते हैं। ये हमारा दूसरा अहम तरीन टॉपिक है कि सेल का जो क्वालिटी कंट्रोल है, सेल अगली फेज में जाना चाहता है कि नहीं, एक फेज नेक्स्ट फेज को गो सिग्नल देती है या नो गो सिग्नल देती है, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखनी है। चेक पॉइंट्स जो मशहूर तरीन चेक पॉइंट्स हैं उनमें से एक G1 फेज के एंड पर होता है, जिसे हम G1/S चेक पॉइंट कहते हैं। दूसरा चेक पॉइंट G2 फेज के एंड पर होता है, जिसे G2/M चेक पॉइंट कहते हैं। और तीसरा माइटोसिस के दौरान होता है, जिसे M चेक पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। इन चेक पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं कुछ एंजाइम जिन्हें हम कहते हैं काइनेसिस। ये काइनेसिस डिपेंड करते हैं कुछ प्रोटीन्स पर जिन्हें कहते हैं साइक्लिन। तो ये एंजाइम का पूरा नाम बन जाता है साइक्लिन पे डिपेंड करने वाले काइनेसिस।
यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। और ये साइक्लिन वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिन पर ये डिपेंड कर रहे हैं, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारे पास जो चेक पॉइंट्स हैं सेल साइकिल में, उनमें हम यहां से शुरू करते हैं। G1 के दौरान एक चेक पॉइंट आता है, ये G1S चेक पॉइंट कहलाता है। S फेज में कोई चेक पॉइंट नहीं है। G2 के दौरान दूसरा चेक पॉइंट आता है जिसे हम G2M चेक पॉइंट कहते हैं। तो पहला चेक पॉइंट कहलाता है G1S, दूसरा कहलाता है G2M। G1S में चेक किया जाता है क्या G1 फेज सही तरीके से कंप्लीट हुई है, कि क्या सेल ने ग्रोथ की है, क्या सेल ने न्यूट्रिएंट जमा किए हैं, कहीं डीएनए को कोई डैमेज तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो स्टॉप हो जाएगा काम, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो सेल अगली फेज में चला जाएगा एस फेज में। G2 फेज में चेक किया जाता है कि एस फेज में जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ है उसमें कोई डैमेज तो नहीं, उसको कोई रिपेयरिंग की जरूरत तो नहीं। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद अगली फेज में जाने दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं एम फेज। और एम फेज जो होती है इसमें फिर एक चेक पॉइंट होता है जिसे हम एम चेक पॉइंट का नाम देते हैं, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर साइक्लिन्स हमारे पास स्पेशल प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन जो होती है कुछ एंजाइम्स को कंट्रोल करती हैं, जिन्हें सीडीकेज यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस हम कहते हैं। सेल के अंदर साइक्लिन्स की कई टाइप्स यूज होती हैं, और मुख्तलिफ टाइप्स मुख्तलिफ एंजाइम्स को सपोर्ट करती हैं। तो टाइप्स जो है साइक्लिन्स की, साइक्लिन 1, 2, 3, 4 या साइक्लिन ABCD, और जो उससे एंजाइम्स बनते हैं वो CDK1, CDK2, CDK3, CDK4 इस तरीके से होते हैं। मुख्तलिफ साइक्लिन्स मुख्तलिफ फेजेस में यूज होते हैं, तो उनके लेवल्स भी बढ़ते और कम होते रहते हैं, वो भी अभी हमने डिटेल में देखना है। फिर हमारे पास पहला चेक पॉइंट आ जाता है G1 चेक पॉइंट। अभी हमने देखा कि इसने चेक करना है कि क्या G1 फेज में जो चीजें चाहिए थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई। तो यहां पर एक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसे हम कहते हैं P53 प्रोटीन। यह प्रोटीन बताती है, सिग्नल के तौर पर काम करती है कि क्या पॉजिटिव ग्रोथ हुई है या नहीं हुई, क्या ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी वो हो सकी है कि नहीं। तो अगर सब फेवरेबल है तो सेल एक्टिवेट करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को, और यह है CDK4। G1 फेज में जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस एंजाइम एक्टिव होता है वो CDK4 है, और ये जिस साइक्लिन पर डिपेंड कर रहा है वो है साइक्लिन D। तो इन दोनों के मिलने से बनता है इन दोनों का कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स सेल को G1 से निकाल के S फेज में ले जाता है। और अगर ये चीजें नहीं फुलफिल हो रही तो सेल चला जाएगा G0 फेज में, जिसे हम क्विसेंट फेज का नाम या इनएक्टिव फेज का नाम देते हैं। इसके बाद आती है G2 फेज। G2 फेज में देखा जाता है कि सारा डीएनए सही तरीके से कॉपी हुआ है या नहीं, कोई डीएनए को डैमेज हुआ है या नहीं, डीएनए को रिपेयरिंग की जरूरत है कि नहीं। अगर सब ठीक है तो यहां पर CDK1 एक्टिवेट होता है, और इसको एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी लेता है साइक्लिन B। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं MPF, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये सेल को ले जाता है अगली फेज में, दैट इज नोन एज एम फेज। माइटोसिस में एक और चेक पॉइंट आता है जिसे हम एम चेक पॉइंट या फिर स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कहते हैं। ये मेटाफेज के दौरान आता है, जो ये देखता है कि वो जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं क्या वो क्रोमोसोम्स पर सही तरीके से अटैच हुए हैं या नहीं हुए। तो ये चीजें जो चेक करने की जिम्मेदारी होती है वो इस चेक पॉइंट की होती है। तो यहां पर इस तरीके से ये चेक किया जाता है कि क्या काइनेटोकोर फाइबर्स जो आए हैं वो सही तरीके से अटैच हुए हैं या नहीं, क्या माइटोटिक अपरेटस सही तरीके से अरेंज है या नहीं। ये सब कुछ यहीं पर चेक किया जाता है, और अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर सेल नेक्स्ट फेज में आगे और आगे चलता रहता है। तो सेल मॉनिटर करता है टेंशन एट काइनेटोकोर, यानी कि क्रोमोसोम का वो रीजन जिसे हम रूटीन में सेंट्रोमियर कहते हैं, जहां पर काइनेटोकोर फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। दिस रीजन इज नोन एज काइनेटोकोर रीजन। यहां की टेंशन सेल मॉनिटर करता है। अगर क्रोमोसोम अनअटैच हो या इम्प्रॉपरली अटैच हो तो ये एक वेट सिग्नल भेजता है जो अगली कॉम्प्लेक्स को बनने से रोक देता है। तो अगली फेज में, मेटाफेज से अगली फेज में जाने के लिए जो सिग्नल चाहिए वो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एपीसी या साइक्लोसोम इसे नाम देते हैं। एपीसी या साइक्लोसोम सेल को निकालकर अगली फेज में ले जाता है जिसे हम एनाफेज कहते हैं, और ये फेजेस चलती रहती है। कंपैरिजन चेक करते हैं। G1 चेक पॉइंट G1 के एंड पर है, G2 चेक पॉइंट G2 के एंड पर है, M चेक पॉइंट मेटाफेज के दौरान है, एनाफेज से पहले है।
G1 चेक पॉइंट और M जो G2 चेक पॉइंट है ये फेवरेबल एनवायरनमेंट को चेक करते हैं, और जो M चेक पॉइंट है ये चेक करता है कि क्या क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच हुए हैं या नहीं। फिर जो की रेगुलेटर है G1 के इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है P53 और P21, ये दोनों इनहिबिटर हैं, जबकि साइक्लिन डी और CD के 4 और CD के 6 ये प्रमोटर हैं। G2 के प्रमोटर हैं साइक्लिन बी और CD के 1, और जो प्रमोटर हैं एम फेज के या एम चेक पॉइंट के वो हैं APC और C, यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या जिसे हम नाम देते हैं साइक्लोसोम, ये हमारे पास एम फेज में होते हैं। अगर फेलियर होता है G1 फेज में तो सेल G नोड में चला जाता है, अगर फेलियर होता है G2 में तो सेल अपने DNA की रिपेयरिंग में लग जाता है, और अगर फेलियर होता है M चेक पॉइंट में तो एनयूप्लैडी होगी कि अगले सेल्स में क्रोमोसोम्स की बराबर तकसीम नहीं हो सकेगी, उससे विरासती बीमारियां आएंगी। वैसे तो माइटोसिस में मियोसिस के थ्रू आती है, लेकिन आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई म्यूटेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये थे चेक पॉइंट्स और सेल साइकिल के। सेल साइकिल को किस किस पॉइंट पर रोका जा सकता है, अब रोकने वालों को हम रेगुलेटर्स ऑफ सेल साइकिल कहते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो है सेल साइकिल रेगुलेशन में वो है साइक्लिन्स। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ती और कम होती रहती है। दे आर सिंथेसाइज्ड, दे आर डिग्रेडेड एट स्पेसिफिक टाइम। जब जरूरत होगी बना लिए जाएंगे, जब जरूरत नहीं रहेगी डिग्रेड कर दिए जाएंगे। तो G1 साइक्लिन्स G1 फेज में बनते हैं, S फेज साइक्लिन्स S फेज में बनते हैं, और माइटोटिक साइक्लिन्स माइटोटिक फेज में बनते हैं। फिर ये साइक्लिन जिस प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं साइक्लिन पे डिपेंड करने वाले काइनेजेस, CD के 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होते हैं, ये इनकी हेल्प लेते हैं। अब ये एंजाइम एक्चुअली करेंगे क्या, ये काइनेजेस हैं, तो ये फास्फोरिलेशन करते हैं ऐसी प्रोटीन की जो स्विच का काम करती है, ऑन या ऑफ का काम करती है, जो डिसाइड करती है कि नई फेज शुरू होगी या नहीं। तो जरा इस तरीके से समझिए, साइक्लिन्स कंट्रोल करते हैं CD केस को। CD केस क्या करते हैं, फास्फोरिलेशन। ये फास्फोरिलेशन किन की हो रही है, ये फास्फोरिलेशन हो रही है कुछ प्रोटीन्स के, और वो प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, वो आगे ऑन या ऑफ का फंक्शन देख रही हैं। तो इस तरतीब से काम चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल जो साइक्लिन बी और CD के 1, इसको हम MPF कहते हैं, ये G2 फेज के दौरान एक्टिव होता है और सेल को G2 से निकाल के माइटोसिस में ले जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है CD के इनहिबिटर। कुछ इनहिबिटर भी पड़े होते हैं, जिस तरह P21 प्रोटीन CK1 की इनहिबिटर है, और इसको एक्टिवेट करने वाली प्रोटीन कौन सी है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53। तो P53 जो होती है ये एक्टिवेट करती है P21 को, और P21 क्या करती है, इनहिबिटर का काम करती है। तो ये किसको इनहिबिट करती है, ये CD के 1 को इनहिबिट करने का काम करती है। तो P21 बाइंड्स टू एंड इनहिबिट्स G1 टू S GD के एंड CD के एंड S CD के कॉम्प्लेक्सेस, दोनों लेवल्स पर उसको क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है। तो ये हमारे पास सेल साइकिल की प्रॉपर रेगुलेशन है। G1 चेक पॉइंट की एंट्री टू S फेज है, G1 टू S फेज ट्रांजिशन है। तो G1 ने अगर S में आना है तो साइक्लिन D का लेवल बढ़ेगा, ये CD के 4 6 के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जो E2F ट्रांसलोकेशन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, वो सेल को निकाल के ले जाएगा अगली फेज में, जिसे हम S फेज कहते हैं। इसी तरह साइक्लिन E का लेवल बढ़ता है G1 के एंड पर। साइक्लिन E जो होती है ये क्या करती है, ये CD के 2 के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, ये DNA की रेप्लिकेशन को शुरू कर सकती है, यानी कि S फेज के दौरान ये काम देती है। S फेज के दौरान साइक्लिन A का लेवल बढ़ता है और ये CD के 2 के साथ बाइंड कर रहा है, जिसके साथ साइक्लिन E ने बाइंड किया था। और G2M में साइक्लिन B का लेवल बढ़ता है, ये CD के 1 के साथ। तो ये तरतीब यूं चलेगी, DEAB DEAB, तो डेफ के जैसा डेफ आप कर लें, या इस तरतीब से है। और ये हमारे पास 4 6 2 2 1, तो 4 6 इकट्ठा है और उसके बाद 2 2 1। ये साइक्लिन डिपेंडेंट 4 6 है, साइक्लिन डिपेंडेंट 2 है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस 2 है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस 1 है। और ये है हमारे पास एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC, जिसके जो क्या करता है, जो डिसाइड करता है कि सेल को अगली फेज में जाना है या
नहीं जाना, माइटोसिस कंप्लीट करनी है या नहीं करनी। तो ये इनकी समरी है साइक्लिन्स की, इनकी टाइप डी ई ए बी, और ये हमारे पास सी डी के इसकी टाइप है 1 2 4 6। और जो इनहिबिटर्स हैं वो है P21, P27 और 16। और APC जो है ये काइनेसिस तो नहीं है, लेकिन ये हमारे पास एम फेज के दौरान चेक पॉइंट में इंपॉर्टेंट रेगुलेटर का रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें G1 में साइक्लिन डी बढ़ रहा है, एस फेज में और बढ़ रहा है, और G2 में कम हो जाता है। ये पहला है जो डेफ जैसा वर्ड डेब है, इसमें डी पहला, फिर ई, ये एस के शुरू में बढ़ना शुरू होता है और एस के दौरान ही ये खत्म हो जाता है। ए जो होता है ये एस फेज के बाद G2 में बढ़ना शुरू होता है, ये यहाँ पर एस फेज के दौरान बढ़ना शुरू होता है और G2 तक बढ़ता जाता है, जबकि जो साइक्लिन बी है वो G2 में बढ़ना शुरू होता है और एम तक बढ़ता चला जाता है। तो ये तरतीब से काम करते हैं। तो रेगुलेशन कैसे काम करती है? सबसे पहले सेल को बाहर से सिग्नल मिलता है ग्रोथ फैक्टर का, यानी कि सेल को डिवीजन करनी चाहिए, तो बहुत सारे इवेंट्स शुरू होंगे। सबसे पहले ये कुछ साइक्लिन्स बनवाएगा, वो साइक्लिन आकर सीडीके के साथ बाइंड करेंगे, ये फास्फोरिलेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अगर हम तरतीब से लिखें तो पहले नंबर पे बाहर से आता है सिग्नल, फिर साइक्लिन्स बनते हैं, फिर सीडीके के साथ बाइंड करते हैं, फिर वो फास्फोरिलेशन का प्रोसेस करते हैं, और जब फास्फोरिलेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके नतीजे में ये सारा प्रोसेस जो माइटोसिस तक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये हमारे पास कंपैरिजन है ड्यूरेशन का। टोटल सेल साइकिल लेंथ जो है वो एम्ब्रियो सेल की 30 मिनट है। इसकी G1 फेज या तो शॉर्ट होगी या एब्सेंट, एस फेज बहुत तेज है और अगली दो फेजेस भी शॉर्ट है। जो बडिंग यीस्ट है इसका पूरा सेल साइकिल 90 मिनट्स का है। G1 वेरिएबल है, एस मॉडरेट है, G2 और एम शॉर्ट है। हमारा नॉर्मल जो बॉडी सेल्स है वो 24 आवर लेते हैं, 11 आवर G1 फेज में, एस में 8 आवर, G2 में 4 आवर और एम फेज में 1 आवर। हमारे जो मैमिलियन जनरल सेल्स हैं वो 16 से 24 घंटे लेते हैं, जिनमें से 12 G1 में, 6 से 8 एस में, 3 से 6 G2 में और 30 मिनट से 1 आवर G2 फेज में, एम फेज में। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का है, फिर फिब्रोब्लास्ट का है, फिर ओस्टियोसार्कोमा का है। सबकी डिफरेंट वैल्यूज लिखी है, सब आपको आनी जरूरी नहीं है और ये याद रहती भी नहीं है, लेकिन बताने का मकसद या दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए कि वाकई ही ये इतना डिफरेंस होता है। सेल साइकिल की ड्यूरेशन डिफरेंट क्यों होती है? एक तो सब कुछ डिपेंड कर रहा था G1 फेज में, बहुत सारे सेल्स में G1 की जो ड्यूरेबिलिटी होती है या वेरिएशन होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। फिर एस, G2 और एम फेजेस में भी फर्क होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। और फिर सेल के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स में डिफरेंसेस होते हैं, तो इस वजह से ये आपको डिफरेंट मिलती है। कैंसर सेल्स के अंदर ये साइकिल ओवरऑल चेंज हो जाते हैं, फिर कुछ फेजेस जो होती हैं वो मेमोरी लेस हो जाती हैं, वहां भी फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल मुख्तलिफ ड्यूरेशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा है सेल साइकिल क्या होता है, उसकी मुख्तलिफ फेजेस क्या होती हैं, सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स क्या हैं, और सेल साइकिल के रेगुलेटर्स कौन से हैं, इनहिबिटर्स कौन से हैं। एट द एंड हमने ड्यूरेशन का टॉपिक भी मुख्तसर सा देखा है। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रॉपर्ली इनके नोट्स और पीडीएफ बुक्स और जो हार्ड फॉर्म में बुक्स हैं, पेड सेशंस हैं, वो भी हमारी तरफ से आपको अवेलेबल है, वो भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।